स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके HPPSC द्वारा पूछे गए हिमाचल प्रदेश जीके के PYQs के साथ ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे HPPSC द्वारा पूछे गए, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पूछे गए आयुर्वेदा फार्मेसी के एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश जीके के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, जो 14/9/2024 को कंडक्ट करवाया गया था लोक सेवा आयोग द्वारा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि इनमें से हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने करेक्ट आंसर बताना है कौन कौन से। तो पहली स्टेटमेंट है कि हरियाणा राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में है, यानी ये हिमाचल प्रदेश है मान लीजिए, इस साइड तो हरियाणा नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कहता है कि प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों को मैनाक पर्वत नामक नाम से जानते थे। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों को मैनाक पर्वत के नाम से जानते थे। क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल, प्राचीन समय में शिवालिक की पहाड़ियों को मैनाक पर्वत कहते थे। अपेक्षाकृत निम्न हिमालयों की श्रृंखला में पीर पंजाल है, मतलब जो पीर पंजाल रेंज है हमारे पास वो लेसर हिमालय में पड़ती है, ये बता रहा है। तो बिल्कुल पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालय में पड़ती है, ये भी ठीक है। और जो ग्रेटर हिमालय में जो रेंज है धौलाधार उसमें पड़ता है ना, तो धौलाधार ग्रेटर हिमालय में नहीं पड़ता, ये भी लेसर हिमालय में ही पड़ता है। तो हम जानते हैं कि लेसर हिमालय में धौलाधार भी पड़ता है और हमारी पीर पंजाल रेंज पड़ती है। तो यहाँ पे ये शिवालिक रेंजेस चलती है, तो ये उसके ऊपर फिर अपने पास लेसर हिमालय में ही धौलाधार और पीर पंजाल रेंज मिलेंगी हमें। ठीक है, तो वहीं अगर हम हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा तो हिमाचल की बिल्कुल इस साइड है, साउथ में बोल सकते हैं ना, यहाँ पे ना कि ईस्ट में। ईस्ट में तो तिब्बत है, हम जानते हैं तिब्बत है। वहीं इस तरफ को यानी साउथ ईस्ट की तरफ को हमें मिलेगा एक तो उत्तर प्रदेश थोड़ा सा और फिर उत्तराखंड, और नॉर्थ में हमें मिलेगा लद्दाख, लेह लद्दाख है ना, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और बिल्कुल वेस्ट में हमें मिलेगा, और साउथ वेस्ट में पंजाब वाला एरिया हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 3, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हिमाचल में कि किस निम्नलिखित जिले में बारालाचा दर्रा स्थित है। बारालाचा दर्रा की बात हो रही है, तो बारालाचा क्या चंबा में है या किन्नौर में है या कांगड़ा में है या फिर लाहौल स्पीति में है, हमें बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सी रेंजेस में पड़ेगा? जांस्कर रेंजेस में पड़ता है बारालाचा दर्रा, है ना। और लेह मनाली हाईवे में ही पड़ता है, लेह मनाली हाईवे के आसपास। हमने देखा था कि बारालाचा दर्रे के एक तरफ से, मान लीजिए दर्रा है, एक तरफ से हमारे पास सूरजताल था, यहाँ पे सूरजताल से हमारे पास भागा रिवर निकल रही थी और चंद्रताल दूसरी तरफ, और वहाँ से चंद्रा रिवर निकल रही थी। ठीक है, तो ये बारालाचा दर्रा अपने पास लाहौल स्पीति में हमें देखने को मिलता है। और इसी दर्रे को यानी इसी दर्रे को हम बोलते हैं
पास विद क्रॉस रोड, पास विद क्रॉस रोड, क्रॉस रोड, ठीक है। वहीं अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात करें, चंबा डिस्ट्रिक्ट में कुछ पास जैसे साच पास हो गया, है ना, साच पास हो गया जो चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पास हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा चंबा और कांगड़ा के बीच में एक पास है, चंबा और कांगड़ा के बीच में एक पास है, चौरी पास, चौरी पास, ठीक है। और साथ ही हमें एक कुगती पास भी मिलेगा चंबा में, कुगती पास, जहाँ पे कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमें देखने को मिलती है। कुगती किसको कनेक्ट करता है? चंबा को लाहौल से, लाहौल से। वहीं अगर किन्नौर की बात करें, किन्नौर में हमें मिलेगा शिपकी पास, जहाँ से शिपकी पास, जहाँ से हमारी सतलुज नदी हिमाचल में एंटर कर रही थी, मतलब तिब्बत और किन्नौर के बीच में। वहीं एक रूपीन पास भी हमने देखा था जब हम किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके को कवर कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम बात करें बारालाचा की, तो हमने देख लिया कि ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, ठीक है, ठीक है। कांगड़ा की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे इंद्राहर पास, जलसू पास, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा निम्नलिखित स्थान अपने जिले के साथ हिमाचल प्रदेश में सही सुमिलित है, ठीक है। तो बात करते हैं बठनी चांगो शिमला में है, देवी कोठी चंबा में है, जिस्पा किन्नौर में है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ये बठनी यहाँ पे हमारे पास कुल्लू में नहीं है, तो ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? मंडी में है, मंडी ज़िले में हमारे को मिलेगा। और चांगो की हम बात करें, चांगो शिमला में नहीं है बल्कि किन्नौर में है, ठीक है। कहाँ पे है? किन्नौर में है चांगो। देवी कोठी बिल्कुल चंबा में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, देवी कोठी। लेकिन जिस्पा कहाँ पे है? जिस्पा किन्नौर में बिल्कुल नहीं है, ये आपको लाहौल में मिलेगा, लाहौल, लाहौल, ठीक है। मनाली लेह हाईवे में ये पड़ता है, लाहौल वैली में। और लद्दाख को जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये बीच में पड़ता है जिस्पा नामक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के ज़िले की पहचान करनी है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक था, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या मिलती है, वो सबसे अधिक कहाँ पे हमें मिलती है, यानी जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, मतलब जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, स्थान, जिला, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हमीरपुर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड जिला हिमाचल प्रदेश का पड़ता है,
ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 407 व्यक्ति आपको मिलेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में इस ज़िले में। वहीं कांगड़ा हम जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला था, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे होती है, लेकिन जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है, 263 आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर सोलन की बात करें तो सोलन भी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। 300 व्यक्ति आपको मिलेंगे 1 वर्ग किलोमीटर में। और वहीं हम बात करें ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, 338 व्यक्ति आपको मिलेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। और इसकी अलावा ऊना जो ज़िला है हमारे पास, ऊना में जो दशकीय वृद्धि है, यानी 2001 से लेकर के 11 के बीच में जो पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिली, वो हाईएस्ट परसेंटेज वाइज दशकीय वृद्धि ऊना की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा ज़िला एरिया के हिसाब से कौन सा है, आप बताएंगे? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि 2022-23 की प्रति व्यक्ति आमदनी 2021-22 से कितने प्रतिशत अधिक थी? तो ये इकोनॉमिक सर्वे से हमें देखने को मिलेगा डेटा। ठीक है, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, उस समय का इकोनॉमिक सर्वे में जब हम देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, तो 2022-23 में जो पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है साल में, तो वो उसके अनुसार थी 10.4% वृद्धि। तो अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम को, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पर कैपिटा इनकम को। ये 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है, हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस पे 2,57,212, जो 23-24 में कितनी थी, 2,34,000। तो 2,57,000 आप याद रखेंगे, 212, ठीक है, रुपए। ये पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की है। इसके अलावा पूछ लेता है कि हिमाचल की जो जीडीपी है वो कितनी है, करंट प्राइस पे कितनी है। करंट प्राइस पे 2,32,185 करोड़। पर कैपिटा इनकम करोड़ कितने में होगी, लाख में होगी। ठीक है, और जो जीडीपी है वो करोड़ में होगी, 2,32,185 करोड़। और ये 2023 में थी 2,10,000। करंट प्राइस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और परसेंटेज कितनी, अपने जीडीपी में परसेंटेज ग्रोथ कितनी हुई, 10.2%। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम बात करें तो 1,46,553 करोड़ 2024-25 में, जो 1,37,320 थी 2023-24 में। ठीक है, और जो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली थी 23-24 में एज़ कम्पेयर टू 24-25 में एज़ कम्पेयर टू 23-24, तो 9.6। तो क्वेश्चन में था कि 22-23 के मुकाबले 21-22 की, ठीक है, उस टाइम इतनी थी, लेकिन हमने देखा कि 24-25 में 23-24 के मुकाबले कितनी थी, कितनी यहाँ पे बोली गई है,
यहाँ पे 9.6% इंक्रीज बोला गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 के जीएसडीपी में अनुमानित वित्तीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो इनकम जब अपने पास कम होती है एक्सपेंडिचर्स की इसके मुकाबले, ठीक है, तो तब आता है डेफिसिट, है ना, यानी खर्चे अपने पास इनकम से यानी कमाई से कितने अधिक है, उन दोनों का अंतर ही अपने पास फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो ये जीएसडीपी का कितने परसेंट बोला गया था 24-25 के बजट में? 24-25 के बजट में 4.7% बोला गया था। ठीक है, %4.7 उस समय। ठीक, तो हम देख लेते हैं ज़रा यहाँ पे। तो ये है, देखो जो रिसीप्ट 24-25 के फाइनेंस बजट एस्टीमेट में बोला गया है 42,153 करोड़ हमारे पास प्राप्तियां होगी, राजस्व प्राप्तियां, और एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर यहाँ पे बोला गया, देखो खर्चे हमारे पास कितने हो गए? 58,444 करोड़। तो जो प्राप्तियां हैं, मतलब खर्चे और प्राप्तियों में जो अंतर है यहाँ पे देखिए आप, तो प्राप्तियां हमें कम हो रही है, इनकम हमारी कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। इन दोनों का जो गैप है वही अपने पास कहलाता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब कितना घाटा है। लगभग 16,000 के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके उतना हम घाटे में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे था 4.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भागीदारी के सहयोग में कितने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारे पास व्हीकल थे उनके लिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत थी, तो 2023 तक हमने कितने चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एस्टेब्लिश किए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना होगा? करेक्ट आंसर कितना होगा बताइए आप।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो 107 होगा। ठीक है, तो कितना होगा 107। ठीक है, तो इसमें तो कुछ याद रखने की बात नहीं थी, डायरेक्टली बिल्कुल फैक्चुअल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मुख्य उपज जिसके उत्पादन का वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लक्ष्य है, तो इनमें से कौन सी फसल का टारगेट सबसे ज़्यादा रखा गया है 2024-25 के बजट में? ऑप्शन है चावल यानी पैडी या राइस, या फिर गेहूं यानी व्हीट, या फिर रागी, या फिर मेज़ यानी मक्की। तो किसका टारगेट सबसे ज़्यादा रखा गया है 2024-25 के बजट में? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 24-25 के बजट में मक्की की प्रोडक्शन के बारे में बोला गया था, टारगेट सबसे ज़्यादा इसका रखा गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ज़रा 24-25 के बजट में क्या स्थिति है। तो ये देखिए अपने पास मेजर क्रॉप्स हमारे पास राइस, मेज़ यानी मक्की, रागी, स्मॉल मिलेट और बाजरा, व्हीट यानी गेहूँ, बार्ले, ग्राम, पल्सेस, ये सारे हमारे पास कुछ मेजर क्रॉप्स है। तो 24-25 में जो एस्टिमेट, ये मैं अब इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लाइन में जाना हमें नीचे, और सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे किसकी बात कही गई है। एक तो व्हीट है और एक मेज़ है, यानी मक्की है और गेहूँ है। मक्की और गेहूँ में बिल्कुल कम डिफरेंस है, और मक्की पहले पे और गेहूँ दूसरे पे सबसे हाईएस्ट जो मेजर क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप की जो उत्पादनता है, उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट रखा गया है मेज़ का, यानी मक्की का, दूसरे पे गेहूँ का। ठीक है, और तीसरे पे हमारे पास राइस, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भी मेज़ यानी मक्की पहले पे थी और दूसरे पे गेहूँ, ये दो ही अपने पास हाईएस्ट प्रोडक्शन क्रॉप्स है। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन जिसकी होती है, जिन क्रॉप्स की, उनमें से पहले मक्की और गेहूँ दूसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलों की संख्या कितनी थी? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन। इसको हम देखेंगे, क्या ये 85 थी, 78 थी, 73 थी, या फिर 80 थी? तो 73 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सब तहसील्स 2023 तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रघुनाथ जी की जो मूर्ति थी कुल्लू के किस राजा के राज्यकाल में स्थापित की गई थी? तो रघुनाथ जी की मूर्ति का संबंध किससे है? कुल्लू दशहरे से, कुल्लू के दशहरे से। तो कुल्लू के राजा जगत सिंह जी ने, विदित सिंह ने, या फिर सिद्ध सिंह ने, या मान सिंह ने, इनमें से कौन से राजा ने रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी? कहाँ से लाई थी? अयोध्या से ना, अयोध्या से। तो इसका करेक्ट आंसर राजा जगत सिंह, राजा जगत सिंह जी। ठीक है, और 1653 में, है ना, 1653 में राजा जगत सिंह ने जो रघुनाथ जी को अपना राज काज सौंप दिया था, और उसके बाद 1660 से कुल्लू दशहरा स्टार्ट हो जाता है, और ये अपने आप को फिर
छड़ीदार बन जाते हैं रघुनाथ जी के। ठीक है, तो ये राजा जगत सिंह जी थे। ठीक है, तो विधि सिंह के बारे में तो हम जानते हैं कि इनके समय में लद्दाख और लाहौल को इन्होंने आज़ाद किया था, लेकिन रघुनाथ जी के संबंध में इनका कोई संबंध नहीं था। वहीं अगर हम सिद्ध सिंह जी की बात करें, सिद्ध सिंह, इनका भी कोई संबंध रघुनाथ जी से नहीं था। वहीं अगर मान सिंह जी, तो मान सिंह विधि चंद जी के बाद में आए थे, कुल्लू के राजा, और इन्होंने कुल्लू की टेरिटरी को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया था। ठीक है, एक्सपेंड थोड़ा सा, तो ये आप याद रखेंगे। आइडल यानी रघुनाथ जी की मूर्ति जगत सिंह जी ने लाई थी। 1553 में इनको रघुनाथ जी को स्थापित किया था कुल्लू के शासन पे, और फिर 1660 से दशहरा स्टार्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आपने ऑथर जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कांगड़ा वैली पेंटिंग नामक पुस्तक, इनमें से किस लेखक ने लिखी है? इनमें से किस लेखक ने लिखी है, ये आपने बताना है। ऑप्शन में अपने पास है W.C. आर्चर, B.N. गोस्वामी, M.S. रंधावा या फिर कार्ल खंडेलवाल। ठीक है, तो कांगड़ा वैली पेंटिंग हम लिखी है अपने पास M.S. रंधावा जी ने। ठीक है, वहीं अगर W.C. आर्चर की बात करें, W.C. आर्चर एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, जिन्होंने पेंटिंग के बारे में लिखा, और इन्होंने इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम कौन सी किताब लिखी, फ्रॉम द पंजाब हिल, इन्होंने ये बुक लिखी। ठीक है, इनका कांगड़ा पेंटिंग के साथ, ये वाली पुस्तक के साथ कोई लेना देना नहीं था। वहीं B.N. गोस्वामी एक रिनाउंड हिस्टोरियन थे, और कार्ल खंडेलवाला भी इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन W.C. आर्चर और M.S. रंधावा को आप हिमाचल की बुक्स के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है पीजेंट मूवमेंट के बारे में, यानी किसान आंदोलन के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश में हुआ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। कौन सा आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो ये आपने बताना है। पहला है हमारे पास मंडी किसान आंदोलन। ठीक है, दूसरा अपने पास है पजाता किसान आंदोलन, तीसरा कुनिहार किसान आंदोलन या चंबा किसान आंदोलन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसी के दौरान अपने पास हुआ था एक पझौता आंदोलन। ठीक है, पझौता किसान आंदोलन।
ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? सिरमौर में, सिरमौर में। वहीं अगर हम मंडी पीजेंट आंदोलन यानी मंडी किसान आंदोलन की बात करें तो ये तो 1909 में हुआ था भवानी सिंह के टाइम में, और 1931-32 में भी अपने पास एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, टैक्सीज के खिलाफ मंडी की राजा के जो मंत्री थे, जो रेवेन्यू मिनिस्टर्स थे, उनके टैक्सीज इंक्रीज हों और उनकी जो ऑप्रेसिव पॉलिसी थी उनके खिलाफ। ठीक है, कुनिहार किसान आंदोलन, हम जानते हैं कि ये धामी गोलीकांड से भी संबंधित था। यहाँ पे कुनिहार में 1939 में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ था। ठीक है, चंबा किसान आंदोलन की बात करें तो ये चंबा में हुआ था, तो चंबा किसान सभा 1936 वाला हम याद रखेंगे यहाँ से, चंबा किसान आंदोलन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था पजाता। ठीक है, पजाता, सिरमौर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सत्य है हिमाचल प्रदेश के बारे में? इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश के बारे में सत्य है? ये हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में विलय के बाद ये छठा जिला बना। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थापना 1950 में हुई थी। और तीसरा, बलसन शिमला हिल स्टेट का सबसे छोटा राज्य है। और चौथा, चंबा का हिमाचल प्रदेश में विलय इसकी बिना किसी सीमा के बदले हुआ। ठीक है, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि डी है इसका करेक्ट आंसर। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जब विलय हुआ 1954 में हुआ था, शायद 1954 में जब विलय हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी क्या? 1952 में, 1952 में ना, 51 दिसंबर 51 या 1952। ठीक है, 1950 में ये नहीं हुई थी बल्कि 1952 में हुई थी। और जो शिमला हिल स्टेट का सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टेट है, स्मॉलेस्ट राज्य है, वो बलसन नहीं है, बलसन नहीं है बल्कि कौन सा है? रतेश, रतेश है ना, रतेश है शायद। तो बिल्कुल चंबा हिमाचल प्रदेश में जब मिला था, विदाउट, इनकी बाउंड्री बिल्कुल नहीं बदली गई थी। तो विदाउट चेंजिंग अल्ट्रेशन ऑफ इट्स बाउंड्री, चंबा हिमाचल में मर्ज हो गया था। कि दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कितने दंपतियों को अंतरजातीय विवाह करने पर प्रति दंपति 50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं? तो 2023 दिसंबर तक बोला गया है कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस है, इंटरकास्ट मैरिज, उसके लिए सरकार 50,000 रुपये देती है ना। दिसंबर 2023 तक कितने लोगों को ये दिया गया है, ये आपने बताना है। तो
616 लोगों को दिया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल स्कीम्स में आएगा ये ना, सोशल स्कीम्स। देख लेते हैं ज़रा, सोशल स्कीम्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, SC ST और OBC और माइनॉरिटी की वेलफेयर के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार स्कीम्स चला रही है, उनमें से इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए स्कीम है, 50,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है। और 24-25 के बजट में इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान लगभग रखा गया है। और 573 कपल्स को दिसंबर 2024 तक ये दिया गया है। यहाँ पे दिसंबर 2023 तक की बात की गई थी, यानी तो वो हमें इकोनॉमिक सर्वे 23-24 में मिलेगा। यहाँ पे 24-25 में 573 को ये दिया गया है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत सरकार 1,50,000 रुपये पर फैमिली हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए देती है, ठीक है, जिनकी इनकम 50,000 से कम हो सालाना। और फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कंप्यूटर और एप्लीकेशन और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। और फॉलोअप प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। तो ये कुछ हमारे पास स्कीम्स है ड्रग अब्यूज़ से रोकने के लिए, ठीक है। और कुछ दिव्यांगजनों के लिए भी स्कीम है ना। तो ये स्कीम्स आप कुछ ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का आपने बताना है विच इज़ नॉट इन द सदर्न रेंज ऑफ पुलिस आफ्टर 1974, ठीक है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो आपने बताना है कौन सा वो पुलिस स्टेशन है जो 1974 के बाद सदर्न रेंज में नहीं आता। ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है कुल्लू, फिर किन्नौर, बिलासपुर या फिर सोलन। ठीक है, आपने बताना है। तो इस पे करेक्ट आंसर हमारे पास कुल्लू मिलेगा। कुल्लू अपने पास सेंट्रल में आता है, ठीक है, सेंट्रल रेंज में आता है। सेंट्रल रेंज का हेडक्वार्टर मंडी, यानी मंडी, ठीक है। वहीं अगर किन्नौर, सोलन और बिलासपुर की बात करें, ये आते हैं सदर्न रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मतलब शिमला में, शिमला रेंज में आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और हिमाचल प्रदेश जीके के प्रश्नों को जो HPPSC के प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनके साथ दोबारा से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।